हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 पुराने बुक के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स को ही क्या बोला गया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में ही हम लोग क्या पढ़े थे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स या फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस, पिछले वीडियो में हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। इन चीज़ों को अगर समझना है आप लोगों को तो मेरे पुराने वीडियोस को देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। खासतौर से अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अगर समझना है, इससे जो पहले वीडियो अपलोड हुआ है वो वीडियो को आप लोग जरूर देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज के वीडियो में हम लोग, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, ठीक। आज हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आदिवासी में नीट में कहाँ से क्वेश्चन आता है ये चीज भी देखेंगे, कौन सा किस तरह का क्वेश्चन आता है ये भी देखेंगे। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। तो शुरू करें। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। अच्छा, इनहेरिटेंस वर्ड से ही पकड़ा जा रहा है क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में आने को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। किसके जरिए, क्रोमोसोम्स के जरिए, और इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी शुरुआत मेंडल साहब ने कर दिया था। इसकी शुरुआत किसने की थी, बोलो, मेंडल साहब ने की थी। कब किया था, 1865। वेरी गुड, वाह, याद है। कब, 1865 में। 1865 में उन्होंने कुछ बुक्स ये समझो कि बुक्स या फिर ऐसी हैंड रिटन कुछ, जैसे होता है ना 2-4-5 पेज लिख करके उसके बाद किसी चीज के बारे में लिख करके रख देना या फिर पब्लिश कर देना, है ना, जैसे मैगजीन टाइप का आता है ना, हाँ ठीक, क्या बोलते हैं, मैगजीन टाइप का आता है कि नहीं, तो मैगजीन तो बुक नहीं, मैगजीन है, 2-4-5 पेज का होता है ना। तो वैसा ही 1865 में उन्होंने ये इनहेरिटेंस के बारे में लिखा था और बोला था। तो उन्होंने क्या बोला था कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग्स में, बच्चों में जो आता है वो किसके जरिए आता है, जीन्स के जरिए आता है। और जीन्स एक्चुअली में किसमें होता है, क्रोमोसोम्स पर होते हैं, ठीक है। हरी बात समझ में आया ना। तो मतलब ये उन्होंने ये बोला था कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग्स में जो आता है किसके जरिए आता है, जीन्स के जरिए, ठीक। हरी बात समझ में। और दूसरी बात उन्होंने उस वक्त ये तो बात बोला था, और दूसरी बात उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का भी यूज किया था। क्या चीज का यूज किया था, मैथमेटिक्स का, ठीक है। इस सुनो, तो 1865 में ये सब बात बोल करके वो चला गया, लेकिन 1900 तक, दैट मीन्स 35 साल तक उनकी बातें छुपी हुई रही, उनकी बातें हिडन रही। क्यों, क्योंकि उस वक्त के बायोलॉजिस्ट्स को जीन वर्ड समझ में नहीं आया, या फिर जीन के जगह एक वर्ड और यूज किए थे, फैक्टर। क्या वर्ड यूज किए थे, फैक्टर। फैक्टर वर्ड उस वक्त के बायोलॉजिस्ट को समझ में
नहीं आया। बायोलॉजिस्ट उस वक्त क्या बोले कि फैक्टर जीन ये सब क्या है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, फालतू बात है ना। अरे समझना ठीक, हाँ। तो पहली बात। दूसरी बात कि कम्युनिकेशन उस वक्त उतना अच्छा नहीं था। जाहिर सी बात है आज के डेट में कितना अच्छा कम्युनिकेशन है। अरे ना सुन, ये वीडियो लेक्चर में अभी बना रहा हूँ, कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। सुबह सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अगर मेरे से पढ़ रहे हैं उन सबको पहुंच जाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। बड़े बड़े टीचर्स के जो है वीडियोस अपलोड होते ही पहुंच जाता है, न्यूज़ अपलोड होते ही पहुंच जाता है। तो कम्युनिकेशन आज के डेट में बहुत वेल डेवलप्ड है। लेकिन 1865 की अगर बात करें तो उस वक्त कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। तो क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था इसलिए मेंडल साहब की बातें हिडन फॉर्म में ही रह गई। कितने साल तक बोलो? 35 ईयर्स। तो समझ में आया? दो बात हो गई। और तीसरी बात कि उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज कर लिया। जीन्स और फैक्टर्स को समझाने के लिए क्रॉस व्रॉस ये सब जो होता है इसमें उन्होंने क्या चीज का यूज कर लिया? मैथमेटिक्स का यूज किया। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत मेंडल साहब ने किया था, लेकिन 35 साल तक उनकी बातें छुपी हुई रही। छुपी हुई क्यों रही? लोगों तक क्यों नहीं आ पाया? बायोलॉजिस्ट क्यों नहीं समझ पाए? पहली बात कि उन्होंने पहली बात कि उस वक्त कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। दूसरी बात कि उन्होंने अपने बातों को समझाने के लिए जीन्स और फैक्टर्स का यूज किया। तीसरी बात कि उन्होंने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज किया। ठीक है, अरे बात सुन, यही 3 पॉइंट नीट में पूछता है। ठीक, चलो तो लिखते हैं। क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was इनिशिएटेड, मतलब शुरुआत। इनिशिएटेड मतलब शुरुआत। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was initiated by मेंडल। अच्छा, मेंडल का पूरा नाम? ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरा बोलो। हाँ, ठीक। अपनी बातें कब पब्लिश किया उन्होंने? ठीक है, तो क्या लिखोगे? बोलो, मेंडल पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन 1865 बट, आगे लिखोगे, बट वॉज हिडन फॉर 35 ईयर्स। कब तक? टिल 1900। अब 1900 में आकर के कुछ और साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे। जब 1900 में आकर के यहीं से शुरुआत, इनकी बातों से ही शुरुआत किया। चलो अभी समझते हैं, पहले लिखो। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो यहाँ, ये इंपॉर्टेंट लगाना है, स्टार मार्क इसी में करना है ना। अरे बस ये सब भी स्टार मार्क है, ये सब भी अच्छा पॉइंट्स है। द रीजंस ड्यू टू which publications of या थ्योरी ऑफ, क्या लिखोगे? थ्योरी ऑफ
मेंडल was हिडन आर, मतलब कौन से रीजंस थे, कौन से कारण थे जिसके वजह से मेंडल साहब का थ्योरी हिडन रहा कितने साल तक? 35 साल तक। वो कौन से रीजंस हैं? सबसे पहला रीजन क्या लिखोगे, बोलो क्या? नहीं, सबसे पहला कम्युनिकेशन था। क्या था? बुक में ये लिखा है, वैसे तीनों में से कोई भी पहले बताओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक में क्या लिखा है? फर्स्ट रीजन वाज वेरी लेस कम्युनिकेशन, या फिर नॉट सफिशिएंट। हाँ, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लो, कम्युनिकेशन was not easy at that time। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि उस वक्त कम्युनिकेशन इजी नहीं था। ठीक है, एक बात ये हो गया, समझ में आ गया? ये सब पॉइंट्स याद रखना, ये नीट में यही से आता क्वेश्चन, ये सब पॉइंट्स याद रखना है, नीट में यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, दूसरा क्या था? he used the term फैक्टर्स या फिर जीन्स। ठीक है, कौन सा टर्म्स यूज किए मेंडल साहब? फैक्टर्स या फिर जीन्स। तो मेंडल साहब का काम थ्योरी 35 साल तक हिडन रहा, उसके पीछे 3 रीजन है। पहला कि कम्युनिकेशन उस वक्त उतना अच्छा नहीं था, और दूसरा कि उन्होंने अपनी बातों को समझाने के लिए जीन्स या फिर फैक्टर्स का यूज किया। तीसरा क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाज अप्लाइड इन बायोलॉजी। तीसरा पॉइंट यार, तीसरा यहाँ के बजाय यहाँ लिख दे, क्या लिखोगे बोलो? थर्ड रीजन was that he मतलब तो वह तो होता ही है, किसको इशारा कर रहा है यहाँ पर? हाँ, मेंडल साहब। थर्ड रीजन वाज दैट मेंडल साहब, या ही है ना, he used क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन बायोलॉजी विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाई द अदर बायोलॉजिस्ट्स, जो कि अदर बायोलॉजिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई आपने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज कैसे कर दिया, इसलिए हम लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे। ठीक है, अब 1900 तक तो बेचारे का, दैट मीन्स मेंडल साहब का, हाँ, थ्योरी क्या हो गया बोलो? हिडन रहा। अब एडवांस हो गया ना, अब मान है। हाँ, ठीक। अब 1900 में, सन 1900 में 3 साइंटिस्ट, दैट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 1900 में रिसर्च करना शुरू किया और 1900 में ही बातें बता दिए। 3 साइंटिस्ट जो आया, कौन कौन? डी वराइस, कोरेन, शेरमार्क। 3 कौन कौन से बोलो बेटा, अभी लिखेंगे। डी वराइस, कोरेन और शेरमार्क। और मैं और लगाया हूँ ना, हाँ, डी वराइस, कोरेन, शेरमार्क, 3 साइंटिस्ट आए
उन लोग जो है 1900 में, सन 1900 में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके मेंडल की बातों को सही ठहराया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सन 1900 में अगर सही ठहराया तो सन 1900 में ही वो लोग स्टडी करना शुरू किया, नहीं। हाँ, पहले से ही कर रहा, मतलब 1865 के बाद से ही करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट क्या कर दिया, उसको नकार दिया, छोड़ दिया, फालतू बात है ना। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं जो चलो यार इस पर स्टडी करते रहते हैं ना, करते रहते हैं। तो जो लोग लगे रहे उनकी बातों पर स्टडी करता रहा, तो 35 साल बाद उनको भी फेम मिल गया, नाम शोहरत मिल गई। और वो 3 साइंटिस्ट कौन थे? कॉरेन डिवराइस, डिवाइस नहीं है ना, डिवराइस और शेरमान। एक्चुअली में शेर के जैसा नहीं था दिखने में, नाम था शेरमान, है ना, अभी पढ़ेंगे। तो चलो ये मिटा दें, अब पढ़ते हम लोग। क्या क्या चीज? अच्छा, यहाँ क्या तेल बेच रहे हैं क्या, कि लाइन ब्रांड? चलो समझ में आ रहा है ना? यही सब पॉइंट से पूछा जाएगा, ठीक। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी अगर लिखने आ गया, बोर्ड में भी अगर लिखने आ गया, तो यही पॉइंट्स को लिखना, मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक। अब क्या लिखोगे? सन 1900 तो अब नेक्स्ट टर्म एक पॉइंट लिखोगे, इन 1900 3 साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट? 3 साइंटिस्ट्स, नेमली, और वो तीनों साइंटिस्ट का नाम क्या था? नेमली, बोलो क्या नाम था, बोलो। डी वराइस और कोरेंस और टी साइलेंट है ना, शेरमान, ठीक है। हरी बात समझ। इन 1900 3 साइंटिस्ट, नेमली डिवराइस, कोरेन और शेरमान, ये तीनों ने मिलकर के क्या बताया? मेंडल्स क्रोमोसोमल थ्योरी वाज करेक्ट, या फिर ये बोल सकते हो। अच्छा, किस एक्सपेरिमेंट के जरिए? बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, वेरी गुड। किसके जरिए? बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप दे saw a colored body। अच्छा, कलर्ड बॉडी का नाम क्या? क्रोमोसोम। क्या नाम दे दिया इन लोगों ने? अभी समझा देता हूँ इसको, है ना, क्रोमोसोम। बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप दे saw colored body, और कलर्ड बॉडी का नाम क्या? क्रोमोसोम, ठीक है। दे फाइंड दैट genes are responsible for inheritance, ठीक है। आरी बात समझ में? सुनो अब, चलिए लिख लो फटाफट। ये दिख रहा है ना,
हेडिंग थोड़ा तेज देखो, हो गया। अब सुनो, 1900 में 1900 में 3 साइंटिस्ट आए जिसका नाम डी ब्राइस, अच्छा डी ब्राइस का मैं स्पेलिंग देख लूँ जरा, डी ब्राइस DEVR, DE है ना, थोड़ा सा DE को अलग कर, कोई दिक्कत नहीं, DE है ना, बस वही है, ठीक है, डी ब्राइस, ठीक। 3 साइंटिस्ट जिसका नाम डी ब्राइस, एक का नाम कोरेन और तीसरा का नाम शेरमैन। इन लोगों ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया, सेल को देखा, और सेल में दिखा क्या इन लोग को, न्यूक्लियस के अंदर एक कलर्ड बॉडी दिखा। सेल में, सेल को देखा, सेल के अंदर न्यूक्लियस दिखा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखा, कलर्ड बॉडी, और उस कलर्ड बॉडी का नाम क्या दे दिया, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ही ऊपर क्या होता है, डीएनए और आरएनए में जीन्स होता है, याद है, आया कि नहीं आया, डीएनए और आरएनए पर ही क्या होता है, जीन्स होता है। तो जीन्स किस पर, डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए किस पर, क्रोमोसोम्स पर, और क्रोमोसोम्स कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए आरएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर में भी, न्यूक्लियस के अंदर है ना, न्यूक्लियोलस के अंदर, तो न्यूक्लियोलस के अंदर में भी कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, बात हुई तो हो गया। न्यूक्लियोलस किसके अंदर हुआ, न्यूक्लियस के अंदर हुआ ना, अरे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, डीएनए, तो डी सुनो, डीएनए किसके अंदर हुआ, न्यूक्लियोलस के अंदर, और न्यूक्लियोलस किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, वही तो बात सुनते उनते नहीं हो, ठीक है। चलो इधर देखो, तो 1900 में ये समझ में आया, तो इन्होंने देखा कि सेल के अंदर हम लोग को न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर में एक कलर्ड बॉडी दिख रहा है, दिखा, और उस कलर्ड बॉडी में भी छोटे छोटे बहुत सारे ग्रेन्युलर शेप के जीन्स दिखे। इसका मतलब उन्होंने ये बोला कि मेंडल साहब जो बोले थे कि जीन्स ही कैरी करता है, लगभग वो बात सही है, ठीक है, सारी बात सुनना। तब 1902 में 2 साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था सटन और दूसरा का नाम था बोवेरी। इन 1902, कब बोलो बेटा, 1902। अब सुनो इधर देखो, नीट में क्या पूछा, नीट में वो 3 पॉइंट याद रहेगा, कम्युनिकेशन, फैक्टर या फिर जीन, और तीसरा मैथमेटिक्स, याद रहेगा। और नीट के लिए ये तीनों साइंटिस्ट का नाम याद रहेगा। क्या चीज का इन लोग बताया था, कलर्ड बॉडी, दैट मीन्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम का एक्चुअली में डिस्कवर यही लोग किया, अरे बात समझ। अब क्रोमोसोम मूव भी करता है, क्रोमोसोम मूव भी करता है, अपने जगह में ही थोड़ा बहुत मूव करता है। तो क्रोमोसोम को मूव करते हुए किसने देखा, ये जो 2 साइंटिस्ट अभी लिखने जा रहे हैं, सटन और बोवेरी। समझ में आ रहा है, सिस्टमेटिक वे में समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे याद रखना है। कहाँ से शुरुआत हुई क्रोमोसोमल थ्योरी की, मेंडल साहब से, 1865 में बात बता करके वो चला गया, ठीक है। अरे बात समझ में, 35 साल तक छुपा हुआ रहा, उसके बाद लोग पब्लिकली नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। क्यों बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं किया उसकी बातों को, क्योंकि फैक्टर और जीन यूज किया, फैक्टर और जीन भी समझ में नहीं आया। और दूसरा क्या, तीसरा क्या सबसे बड़ी गलती, मैथमेटिक्स यूज करना, ठीक। उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डी ब्राइस, कोरेन और शेरमैन। इन तीनों ने माइक्रोस्कोप के जरिए न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडी दिखा, और कलर्ड बॉडी में ही जीन्स इन लोग को दिखा। तो इसका मतलब है कि इन लोग बोल दिया कि हाँ, जीन्स ही या फैक्टर्स ही कैरी करता है। इसका मतलब है कि जीन्स किसके ऊपर होता है, इसका मतलब है कि क्रोमोसोम से माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में लगता है, इसलिए ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आया, नहीं आया समझ में, बोलो। अच्छा, 1902 में
1902 में 1902 में दो साइंटिस्ट और आया जिसका नाम सटन और बोवेरी, ओवेरी नहीं, तुम लोग हेरा फेरी कर दोगे। इन द ईयर 1902 है ना, क्या बोलो, सटन एंड बोवेरी, BOVERY है क्या, ये BOV, हाँ सही, RI है ना, बोवेरी है, RI है ना, ठीक। तो देखो सटन, पहला साइंटिस्ट का नाम क्या था बोलो बेटा, दूसरा का नाम बोवेरी। सटन एंड बोवेरी शोज या शॉड, क्या बोलेंगे, शॉन है ना, क्या बोलेंगे, शॉन क्रोमोसोम मूवमेंट। क्या देखा बोलो, क्रोमोसोम मूवमेंट। अब सुनो, इधर देखो, क्रोमोसोम में मूवमेंट करने की क्षमता होगी, कैरेक्टर होगा, तभी ना वो क्रोमोसोम्स हाँ पेरेंट से किस में आएगा, बच्चों में आएगा। मूवमेंट करने की क्षमता होगी आरिवासन में, तभी ना आएगा। तो बात वही है। तो ये मेंडल साहब तो बोल दिया, सही बात है कि क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक। उसके बाद इन लोगों ने और भी प्रूफ कर दिया कि हाँ सही बात है कि क्रोमोसोम ही एक्चुअली में माँ बाप का कैरेक्टर बच्चों में लाता है। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स यहाँ मूवमेंट करते हुए हम लोग को दिख गया। इसका मतलब है कि मूव अगर कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मूव करते हुए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में भी जाता होगा। ये समझ में आ गया? नहीं आया? तो ये जब भी अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से बोर्ड में अगर क्वेश्चन आए तो ये सब सारा का सारा पॉइंट फटाफट लिख देना, और नीट में इन पॉइंट से बाहर नहीं आएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आया, इन पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे, क्या, सेक्स डिटेल। अच्छा एक मिनट और, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा और, ठीक, मिटा दें हम इसको। तो ये समझ में आ गया ना? यस सर। चुप। क्रोमोसोम मूवमेंट किसने देखा? सटन एंड बोवेरी। ये सब टर्म भी याद रखना है कि क्रोमोसोम मूवमेंट किसने देखा? सटन एंड बोवेरी, ठीक। फिर आप उल्टा पुल्टा कर देगा, अरे बात समझ में। हो सकता है कि दे दे कि क्रोमोसोम दैट मीन्स कलर्ड बॉडी, बोवेरी सटन एंड बोवेरी दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा ना, अरे बात समझ में। तो कलर्ड बॉडी किसका? ये 3। क्रोमोसोम मूवमेंट कौन? सटन एंड बोवेरी। जो जिसमें है वो याद रखना है, उल्टा मत कर देना, और उल्टा करेगा नीट में, ठीक है। नीट में क्या करेगा? उल्टा करेगा, ठीक। और उल्टा के चक्कर में तुम लोग उल्टा मत हो जाना, ठीक। अरे बस पता चला कि तुम लोग को उल्टा, ऑप्शन को उल्टा किया और तुम लोग उल्टा हो गए। हाँ ये भी बात है कि ऑप्शन सीधा हो जाएगा, लेकिन यह मिरर और क्या था, इमेज का खेल नहीं है, यहाँ वर्ड्स का खेल है ना। अरे बात समझ लो बेटा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग को यहाँ तक समझ में आया? पक्का बोलो। तो एक्चुअली में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अब पूरा समरी टाइप में पूरा अच्छा से क्लियरली कौन बताया? सटन एंड बोवेरी ही ले बताया। वो तो मेंटल साहब तो थोड़ा बहुत बोल करके चले गए, तो वो तो क्लियरली बता ही नहीं पाए थे कि जीन्स और फैक्टर्स क्या होता है एक्चुअली, वो टर्म वर्ड यूज करके चले गए थे। तो मेंडल साहब पूरा क्लियरली बता नहीं पाए थे जीन्स और फैक्टर्स क्या होता है। उसके बाद कौन आए? 3 साइंटिस्ट, डी व्राइस,
कोरेन और शेरमार्क। वो लोग बताया कि हाँ कलर्ड बॉडी हम लोग को दिखा, दैट मीन्स क्रोमोसोम हम लोग को दिखा। अरे बात समझ में। उसके बाद दो साइंटिस्ट और है, सटन एंड बोवेरी, ठीक है, सटन एंड बोवेरी। तो इन लोगों ने क्रोमोसोम मूवमेंट को देख करके फाइनली समराइज कर दिया कि हाँ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। आंसर यही लगाना है। क्वेश्चन अगर आ गया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, ठीक है। अरे बात समझ में। एक पॉइंट लिखो और इसमें स्टार लगा लेना। स्टार तो खैर सब पॉइंट ही है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by Sutton and Bowen। ठीक है, इसमें क्या लगा लेना, बोलो बेटा, स्टार। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद क्या इन लोग एक्सपेरिमेंट करके बताया था क्या? नहीं, माइक्रोस्कोप से देख करके। वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है ना। ठीक, इधर देखो, ये लोग जो बताया था क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया था क्या? इसको इससे मिला रहे हैं, इसको इससे मिला रहे हैं तो ऐसे बन रहा है, ऐसा करके बताया था क्या? ऐसा करके नहीं बताया था। लोग बस माइक्रोस्कोप से देख करके बता दिया। इन सब के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था क्या, बोलो? मॉर्गन। क्या नाम था? मॉर्गन। क्या नाम था? बोलो, मॉर्गन। उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, किसका? ड्रोसोफिला, हाँ, फ्लाई जो होता है ना, फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोले थे तुम क्या बोले थे? फ्लाइट रहे तो ये मच्छरदानी हो गया जी। देखो ये तो है, सीधे हेराफेरी कर दे रहे हो तुम, मतलब मच्छरदानी का एक्सपेरिमेंट करके, यूज करके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन सब साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम मॉर्गन था। क्या नाम था, बोलो बेटा? मॉर्गन। उन्होंने फ्रूट फ्लाई, अच्छा तुम लोग फ्रूट फ्लाई देखे होंगे, आम खा रहे हो, आम का सीजन आता है, आम खाते हो, तो आम में अक्सर वो दिखता है, आम के पास एकदम बिल्कुल वो मक्खी भिनभिनाता रहता है, रेड कलर का होता है और लाल, मतलब बड़ा सा होता है, ठीक है, साइज बड़ा होता है, वही है फ्रूट फ्लाई। वही है क्या? फ्रूट फ्लाई। अक्सर आम के सीजन में आम जब खुला हुआ रहेगा, तो कटहल जब खुला हुआ रहेगा, कटहल का फ्रूट है ना, तो एकदम बिल्कुल वो भनभनाता रहेगा ना। दैट मीन्स वो फ्रूट्स के ही पास ज्यादा जाता है। ज्यादातर इंसेक्ट्स किसके पास जाता है? फ्रूट, फ्लावर के पास जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसके पास जाता है? फ्लावर्स के पास जाता है, क्योंकि उसको नेक्टर्स लेना है। लेकिन ये दैट मीन्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये किसके पास जाता है? फ्रूट्स के पास जाता है, इसलिए इसका नाम, कॉमन नेम क्या दे दिया? फ्रूट फ्लाई। क्या नाम दे दिया? फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई एक्चुअली में कुछ नहीं है, जो आम खाते हो या कटहल खाते हो, तो उसके पास जो एक मक्खी भनभनाता है बड़ा साइज का रेड कलर का, वही है फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई का ही साइंटिफिक नेम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। बोलो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का यूज करके लास्ट में प्रूफ किया कि हाँ क्रोमोसोम्स के ही जरिए पेरेंट्स का कैरेक्टर बच्चों में आता है। तो क्यों ड्रोसोफिला का यूज किया? क्योंकि ड्रोसोफिला का लाइफ स्पैन कम होता है, 2 वीक। इसका मतलब है कि अगर 2 ड्रोसोफिला को लिया
फर्टिलाइज किया तो जस्ट 2 हफ्ते बाद ही हम लोग को एक नया ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। अच्छा, ड्रोसोफिला का एक तो ये रीजन हुआ, ड्रोसोफिला का लेने का एक रीजन ये हुआ कि उसका जो है लाइफ स्पैन, बोलो लाइफ स्पैन ही अगर 2 वीक का है तो ऑफ स्प्रिंग तो हम लोग को 2-3 दिन में ही मिल जाएगा, नहीं अरे बात समझ में। हम लोग का लाइफ स्पैन 60-70 साल तक होता है, तो क्या 60-70 साल बाद हम लोग बच्चे पैदा करेंगे क्या? नहीं, 12-13 साल 15 साल में भी कर सकते हैं, अरे बात समझ। हाँ, तो अगर 2 वीक का अगर लाइफ स्पैन है तो इसका मतलब है कि 2-3 दिन 4 दिन में हम लोग को एक नया ऑफ स्प्रिंग मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग का जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न, मेल में क्या XY और फीमेल में XX, वैसा ही ड्रोसोफिला में भी मेल में XY और फीमेल में XX होता है, क्योंकि हम लोगों का जो क्रोमोसोमल पैटर्न है सेम टू सेम ड्रोसोफिला में भी पाया जाता है। जो अगर जैसा क्रोमोसोम का सीक्वेंस ट्रांसफर, जीन्स का ट्रांसफर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर ड्रोसोफिला में दिखेगा, वैसा इसका मतलब हम लोगों में भी दिखेगा, ठीक। अरे बात समझ में, अगर हम लोगों में, इंसान में अगर करता तो 9 महीना रुकना पड़ता है, अरे बात समझ में। तो एक एक्सपेरिमेंट में 9 महीना, पता चला वो एक्सपेरिमेंट गड़बड़ हो गया, फिर 1 साल हो गया, अरे बात समझ में। हाँ, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए ड्रोसोफिला को लिया। तो ड्रोसोफिला को लेने का 2 रीजन मेनली, पहला कि उसका लाइफ स्पेन कम होता है, कम लाइफ स्पेन होगा तो जल्दी ऑफस्प्रिंग दे देगा, पहला। दूसरा कि क्रोमोसोम पैटर्न हम इंसान के जैसा ही रहता है, मतलब मेल में, बोलो मेल में XY और फीमेल में XX। तो ड्रोसोफिला को लेने का रीजन समझ में आया? कौन लिया था? मॉर्गन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मॉर्गन एक प्लेयर भी है ना, शायद इंग्लैंड का है मॉर्गन, है ना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम क्या है? थॉमस हंट मॉर्गन। पूरा नाम क्या है? थॉमस, जैसे डी वराइज हम लोग लिखे थे ना, तो डी वराइज का पूरा नाम क्या है? ह्यूगो डी वराइज। तो हम लोग ह्यूगो क्यों लिखे भाई? सिर्फ डी वराइज लिख लें, ऑप्शन देखते ही मार देंगे। मॉर्गन अगर याद रहेगा तो थॉमस हंट और मॉर्गन देखते ही मार देंगे, अरे बात समझ। हाँ, तो यहाँ पर मॉर्गन है, यहाँ पर ऑर्गन नहीं है ना, ठीक। चलो ठीक है, पढ़े आप, लिखा। हाँ, तो क्या कि मॉर्गन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, experimentally proved chromosomal theory of inheritance। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया? मॉर्गन। अगर सिर्फ ये पूछे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बॉबिन, नहीं ऐसा समझ में है ना? हाँ, थ्योरी दिया था, हाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी वाज गिवन बाय सटन एंड बॉबिन, ठीक, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मॉर्गन। तो ये भी लिख सकते हो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मॉर्गन, या डायरेक्ट ऐसे लिख दिए कि मॉर्गन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात वही है ना, अरे बात समझ। या वही वाला लिखूं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज, हाँ समझ गया ना? हाँ, क्योंकि नीट में जो आएगा, नीट में जो आएगा तो वो वाला लाइन आएगा, क्या कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मॉर्गन। बात याद रखना है, हाँ हाँ, लाइन ऐसे दे बात, हाँ मॉर्गन साहब, बस हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, वेरी गुड, है ना।
चलो, अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या चीज दिया? क्रोमोसोम थ्योरी प्रूफ किया। हाँ, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने में क्या चीज दिया? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम ड्रोसोफिला। बोलो, मेलानोगास्टर। तो यहां लिखोगे, है ना, ही मतलब कौन? मॉर्गन साहब। ही यूज्ड फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। He used fruit fly, that means Drosophila melanogaster, in his experiment. In his experiment, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया? बोलो बेटा। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक, आगे लिखो बिकॉज। ये क्या है? बिकॉज। पहला पॉइंट लिखोगे इसमें, क्यों लिया गया था? शॉर्टर लाइफ स्पैन। शॉर्टर लाइफ स्पैन कितना? 2 वीक्स। कितना वीक्स? बोलो बेटा। 2 वीक्स। अधिवेशन में शॉर्टर लाइफ स्पैन कितना वीक्स? 2 वीक्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? क्रोमोसोमल पैटर्न। बोलो, जब नीचे तक दिख रहा है क्या? देखो तो, क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ फ्रूट फ्लाई इज सिमिलर मतलब क्या? एक जैसा। सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स में तो जानते ही हो क्या मेल में क्या होता है? बोलो, मेल में क्या होता है? नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना? यहाँ तक तो ये लाइन तो दिख रहा है ना? ये कट रहा है। CO2 कट रहा है। सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स में मेल में क्या होता है? XY। फीमेल में क्या होता है? बोलो, XX। ड्रोसोफिला की अगर बात करें हम लोग, ड्रोसोफिला की अगर बात करें तो मेल में क्या? XY। फीमेल में बोलो XX। तो देखो, ह्यूमन बीइंग में ये किसका? ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, है ना? इंसान में मेल में क्या है? XY। ड्रोसोफिला में भी मेल में XY। फीमेल में क्या है जी? XX। इसमें भी XX, क्योंकि क्रोमोसोमल पैटर्न सेम है, इसलिए इसको लिया गया। इसका एक्सपेरिमेंट में जो कैरेक्टर्स आएगा, जो बातें आएगी, वो मनुष्य मतलब इंसान वाले में भी आएगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का या नहीं है? ऐसा अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। कितना मिनट का वीडियो बनाते हो? 44.45। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ रहा है, मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।